3 गुना ज़्यादा पैसा बना रहे हो स्टॉक या म्यूचुअल फंड से। तो इसलिए एफडी से तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि एफडी में क्या होता है कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जो है आपका पैसा ज़ीरो रहता है। हेलो सनाशीष। हाय विशाल। तो सनाशीष, आज इस वाले वीडियो में मैं जानना चाहता हूँ तुमसे कि जैसे अगर हम लोग की जॉब लगती है या हम लोग के पास सैलरी आने लगती है या थोड़ा सा अगर हमारे पास पैसा है जो हम चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो बेगिनर्स के लिए या शुरुआत के समय पे, शुरुआत के 1-2 साल या मतलब शुरुआती तौर पे अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में तो थोड़ा सा बता दो हम लोग। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत से मतलब एसेट्स हैं, आप काफ़ी जगह कर सकते हैं, बट एज अ बिगिनर हम लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते नहीं है, तो हम लोग काफ़ी बड़ी हम्म। बड़ी चीज़ों में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। जैसे गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उसके लिए क्या होता है कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आपको चाहिए होता है। तो अगर स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना होता है तो दो चीज़ हमारे सामने आती है जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है और जो काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं। एक है आपका स्टॉक मार्केट और दूसरा एक म्यूचुअल फंड। तो इन हाँ। दोनों जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक स्मॉल छोटे मनी से, आपके पॉकेट मनी से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे लाइक 500 1000 रुपए भी पर मंथ का आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो या स्टॉक में भी कर सकते हो। ऐसे बहुत से स्टॉक्स है जो 300 400 500 के भी अच्छे स्टॉक मिल जाते हैं, तो हाँ वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक से। तो देखो जैसे सनासिस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड जो रहता है इसमें रिस्क भी रहता है, तो हम लोग जितना इन्वेस्ट हम्म। करते हैं तो उतना रिटर्न हमें नहीं मिलने का चांसेस रहता है। तो चलो, ये अगर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को एक तरफ कर दें तो हमारे पास और कौन कौन से तरीके हैं जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो मतलब ट्रेडिशनल हैं और मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा सेफर हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एफडी आरडी हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा हाँ सा बता दो। नहीं, म्यूचुअल फंड और स्टॉक का मैंने इसलिए बताया कि जैसे नॉर्मल जो एफडी होता है आजकल जो भी हमें इन्वेस्ट मिल रहा है वो कितने परसेंट पे मिल रहा है? 5 6%, 5.5% आई थिंक मिल रहा है। उतना ही हमें मिल हाँ। पाता पर ईयर का। और उससे भी हमारा कैपिटल गेन लग जाता। तो इसलिए बोला क्योंकि क्या होता है कि एफडी में हमारा कैपिटल गेन लग जाता है 10% का, जो कि स्टॉक मार्केट में भी लगता है, बट आपको 5.5% का इंटरेस्ट मिलता है और उसमें भी 10% का आपको कैपिटल गेन देना पड़ता है। तो और स्टॉक में उसके बिहाफ पे आप अगर स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखोगे आपको 12 से 15% का इंटरेस्ट कहीं नहीं गया है, और जब इसको आप कंपाउंडिंग में देखते हो तो एक बड़ा फिगर आके आपके सामने निकलता है। तो क्या होता है हम्म। कि उसके बिहाफ पे आप 3 गुना ज्यादा पैसा बना रहे हो स्टॉक या म्यूचुअल फंड से। तो इसलिए एफडी से तो काफी बेटर है, क्योंकि एफडी में क्या होता है कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जो है आपका पैसा जीरो रहता है। मतलब आपका पैसा ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, बट एक स्टॉक है कि अगर आप 5% से ज्यादा की ग्रोथ कर दो तभी जाके आपका स्टॉक क्या होता है बढ़ रहा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट हाँ थोड़ा रिस्की होता है, बट रिस्की तब होता है जब आप प्रॉपर नॉलेज के साथ ना इन्वेस्ट करो तब रिस्की होता है। अगर आप अच्छे स्टॉक्स में लगाओ तो रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, और ये शॉर्ट टर्म पे रिस्की हो सकता है बट ये लॉन्ग टर्म पे रिस्की नहीं होता है। और अगर जिनको लगता है कि हाँ काफी ज्यादा रिस्की है तो वो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एनपीएस स्कीम्स वगैरह में कर सकते हैं। तो ये एक है, बट उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे आप पीपीएफ में 15 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है, तो वो आप 15 ईयर तक नहीं निकाल सकते हो। उससे एक गवर्नमेंट फिक्स रिटर्न देती है जो कि एफडी से आई थिंक 1-2% एक्स्ट्रा देती है। एनपीएस में भी हम्म। सेम 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है या समथिंग ऐसे कुछ होता है। तो यही है कि और बाकी आपका स्टॉक्स में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, मिनिमम 2 डेज और मैक्सिमम आपकी मर्जी जब तक आप होल्ड करना चाहो। जितना होल्ड करोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा सनाशीष, मुझे बता सकते हो कि जैसे जितना भी चीज़ तुमने अभी बताया है, ट्रेडिशनल वे हो गया और एक जो मॉडर्न वे एक तरह से कह सकते हैं जो स्टॉक्स वाला हो हाँ गया, तो इन दोनों तरीके से मैं बता सकता हूँ कि इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टिंग दोनों हाँ, में, इसको दोनों पार्ट्स स्टार्ट में। करना पहले क्या होता था कि काफी ज्यादा मुश्किल होता था ये सब स्टार्ट करना, कि मतलब जाके डीमैट अकाउंट खुलाओ फिर ट्रेडिंग अकाउंट खुलाओ, लेकिन आजकल काफी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो घर बैठे मोबाइल से ही खोल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को बस दो अकाउंट चाहिए होता है। एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है, एक डीमैट अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो भी नॉर्मल जो भी ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, जिरोदा, एंजल ब्रोकिंग, ये अपस्टॉक, ये सब ये लोग खोल देते हैं, और आजकल तो सारे बैंक ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते ही करते हैं। और वही लोग आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल देते हैं और इसी के साथ आपका एक डीमेट अकाउंट होता है। तो डीमेट अकाउंट में जो भी आप परचेजिंग वगैरह शेयर की करते हो वो आपका डीमेट अकाउंट में चला जाता है। तो इसके लिए नॉर्मल हाँ। आपका आधार पैन होना जरूरी है, और कुछ नहीं, बस इसी में वेरिफिकेशन हो जाता है, केवाईसी हो जाती है आधार और पैन। अच्छा, और ये जो ट्रेडिशनल वाला तरीका है इसमें हम लोग कैसे कर सकते
सो ट्रेडिशनल वाला तरीका बंद हो गया। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मार्केट में जाके आपको मतलब जैसे बैंक की एप्लीकेशन लगती थी वैसे जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता था, ये सब करना होता था। और जब शेयर खरीदते थे तो आपको पता ही नहीं चलता कि शेयर खरीदे। आपको ऑनलाइन जैसा शॉपिंग करी तो पता ही नहीं चला कब ऑर्डर डिलीवर हो गया। वैसे यही होता था, आपको मार्कशीट जैसे होती थी, हम लोग की मार्कशीट मिलती है वैसे आपको एक शेयर पे एक कागज मिलता था, उस पर लिखा होता था कि आपकी ये इस कंपनी के इतने शेयर है, तो आपको एक फिजिकल रूप में कुछ मिलता था। बट अब सब डिजिटल हो गया, तो वो आपको अपने डीमेट अकाउंट से दिख जाता है, आपकी पोर्टफोलियो में दिख जाता है कि किस कंपनी के कितने शेयर है, कितना उसका वैल्यू है, कितने का आपने बाई किया था, कितना रिटर्न मिला है। मतलब सब कुछ काफी सिंपल हो गया है और सब कुछ एनालिटिक्स आप कर सकते हो उसमें। और ये जो एफडी और आरडी वाला जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है, ये भी हम लोग डिजिटली कर सकते हैं ना? हाँ, ये एफडी और आरडी का तो नॉर्मल एफडी का तो आप बैंक से ही कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, और पीटीएफ वगैरह के लिए भी आपको बैंक के थ्रू ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, ये बता सकते हो कि जैसे स्टार्टिंग एज जो होती है 21, 22 या 23 भी कह सकते हैं, तो अगर हम लोग इस एज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या बेनिफिट है बजाय इसके कि हम 25, 26 या 27 साल से इन्वेस्ट करना शुरू करें? हाँ बिल्कुल, ऐसा ये कह सकते हैं कि जब लॉन्ग पीरियड में हम लोग देखते हैं ना, कंपाउंडिंग की बात जो मैंने करी थी कि कंपाउंडिंग अगर आप अर्ली एज से शुरू कर रहे हो तो आप अगर 500 से भी कर रहे हो ना, मान लेते हैं कि कोई पर्सन ए है, उसने 20 ईयर से अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, और एक पर्सन बी है जिसने 30 ईयर से अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी 30 एज की, और वो 500 रुपीज पर मंथ अपना इन्वेस्ट करता रहता था। और 30 एज वाला वो 1000 रुपीज से भी अगर स्टार्ट करे ना, तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता है कि जो पर्सन ए ने 500 से स्टार्ट कर दी। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको कंपाउंडिंग जो आपने इन्वेस्ट किया उससे जो इंटरेस्ट मिलता है, प्लस आपका कैपिटल उससे भी इंटरेस्ट मिलने लगता है, तो वो आपकी कंपाउंडिंग का रिजल्ट हो जाता है। तो वो काफी एक अच्छा होता है कि आप अर्ली कर रहे हो तो आपको मिनिमम से भी स्टार्ट करोगे तो भी वो एक अच्छा रिटर्न मिलके आ सकता है। चलो थैंक यू सनाशीष। वेलकम।